हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का 7th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास के थ्रू जाना कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म के आइडियाज इमर्ज हुए। यानी हमने देखा कि कैसे न्यू मिडिल क्लास इमर्ज होने लगी और नेशनलिज्म के आइडियाज धीरे धीरे उभर के सामने आने लगे। तो पिछले मॉड्यूल में हमने देखा कि मिडिल क्लास इमर्ज हुई और वो अपोज कर रही थी एरिस्टोक्रेसी को और मांग कर रही थी लिबरल नेशनलिज्म की। जैसे बताया था ना आपको, नेशनल यूनिटी की बात की थी और लिबरल नेशनलिज्म की बात की थी। तो फ्रेंड्स, उसी आइडियोलॉजी को हम आज समझेंगे। तो इस मॉड्यूल में हम क्या पढ़ेंगे? What did liberal nationalism stand for? So, शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, यूरोप में अर्ली 19th सेंचुरी में जो नेशनल यूनिटी के आइडियाज थे वो लिबरलिज्म के आइडिया से जुड़े थे। यानी अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में नेशनल यूनिटी के आइडियाज उभर के आए थे। यानी देश में एकता होनी चाहिए, एक देश हो, सब लोग यूनाइटेड हो, नेशनल यूनिटी के आइडियाज उभर के आए थे। वो आइडिया लिबरलिज्म के आइडिया से जुड़े थे। अब लिबरलिज्म क्या है, आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, लिबरलिज्म टर्म लैटिन रूट लिबर से डिराइव हुआ है। लिबर का मतलब होता है फ्री। क्या होता है? फ्री। अब फ्री तो आप सोच रहे होंगे कि फ्री तो कुछ भी हो सकता है, एक पैकेट के साथ दूसरा फ्री, या फिर बर्ड को फ्री कर दिया। तो यहाँ पे फ्री क्या है? फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्री है फ्रीडम, लोगों की फ्रीडम, उनके राइट्स यूज करने की। तो इस तरह की फ्रीनेस की यहाँ पे बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, जो नए मिडिल क्लासेस थे, जो नए मिडिल क्लास का सोशल ग्रुप था, उभर के आया था, उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम और लॉ के सामने सबके लिए इक्वालिटी। मतलब हर एक पर्सन को आजादी मिले और कानून के सामने सारे लोग एक हो। तो उनके लिए जो न्यू मिडिल क्लास थी, जो नेशनल यूनिटी में बिलीव करती थी, जो एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ थी, उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था? इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम और लॉ के सामने सबके लिए इक्वालिटी। फ्रेंड्स, पॉलिटिकली लिबरलिज्म एक ऐसी गवर्नमेंट को एम्फसाइज करता था जो कंसेंट यानी लोगों के कॉमन अग्रीमेंट से बनी हो, यानी सबकी सहमति से बनी हो। तो पॉलिटिकली लिबरलिज्म का अलग मतलब है और इकोनॉमिकली अलग मतलब है। तो हम पॉलिटिकल स्फेयर की भी बात करेंगे और इकोनॉमिक स्फेयर की भी बात करेंगे। तो ये जो न्यू सोशल ग्रुप था मिडिल क्लासेस का, इनके लिए लिबरलिज्म का बेसिक मतलब था इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम और लॉ के सामने सबके लिए इक्वालिटी। अब अगर पॉलिटिकल स्फेयर में जाएं, तो पॉलिटिकली लिबरलिज्म एक ऐसी गवर्नमेंट को एम्फसाइज करता था जो कंसेंट यानी सबकी सहमति से, सबके कंसेंट से बनी हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से लिबरलिज्म का मतलब था ऑटोक्रेसी का एंड और साथ ही क्लेरिकल को जो प्रिविलेजेस थे उनका एंड। तो ऑटोक्रेसी का एंड, साथ ही क्लेरिकल प्रिविलेजेस का एंड। ऑटोक्रेसी आपको पता है, राजा को ऑटोक्रेटिक पावर्स होती है। जैसे आपने सोशलिज्म और रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा था जार के बारे में। तो जार ऑटोक्रेटिक रूलर थे, याद है ना? उनके पास जो पावर्स थी वो अनलिमिटेड थी, कोई चैलेंज नहीं कर सकता था उनकी पावर्स को। तो इस तरह की ऑटोक्रेसी का एंड चाहते थे लोग। साथ ही क्लेरिकल प्रिविलेज, क्लेरिकल क्लास यानी क्लर्जी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा था, नोबल्स थे, क्लर्जी थे और थर्ड स्टेट। तो क्लर्जी कौन थे? चर्च से जुड़े लोग, जैसे प्रीस्ट, जिनके पास बहुत ज्यादा स्पेशल पावर्स थी। तो जो
फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद से लिबरलिज्म का मतलब हुआ ऑटोक्रेसी का एंड और साथ ही क्लेरिकल को जो प्रिविलेजेस थे उनका एंड। साथ ही फ्रेंड्स एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये भी पॉलिटिकली लिबरलिज्म में आता है। मतलब पॉलिटिकल स्फेयर की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकली लिबरलिज्म एक ऐसी गवर्नमेंट को एम्फसाइज करता था जो कंसेंट से बनी हो। साथ ही ऑटोक्रेसी का एंड और क्लेरिकल को जो प्रिविलेजेस थे उनका एंड। इनके साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन हो यानी सबके लिए एक जैसी गाइडलाइंस बनाई जाए और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी ऐसी गवर्नमेंट जिसको जनता चूज करे और वो लोगों को रिप्रेजेंट करे और एक ऐसी गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट के थ्रू रूल करे यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फ्रेंड्स 19th सेंचुरी के लिबरल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी की इनवायलेबिलिटी पर भी जोर देते थे। इनवायलेबिलिटी मतलब अनचैलेंजेबल, मतलब कि प्रॉपर्टी ओन करने का राइट सबको मिलना चाहिए। तो 19th सेंचुरी के लिबरल्स इस पर भी जोर देते थे। लेकिन लॉ के सामने इक्वालिटी होने से ये जरूरी नहीं था कि यूनिवर्सल सफरेज भी मिले यानी सभी लोगों को राइट टू वोट मिले। जैसे कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि रेवोल्यूशनरी फ्रांस में मिडिल क्लास उभरी, नेशनल असेंबली बनी, बट स्टिल वोट करने का राइट और इलेक्ट और चूज होने का राइट सिर्फ उन मेन के पास था जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे। जिन मेन के पास प्रॉपर्टी नहीं थी उन्हें और सभी विमेन को, सभी औरतों को कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। जबकि रेवोल्यूशनरी फ्रांस पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था लिबरल डेमोक्रेसी के लिए, जहां पर ऐसी डेमोक्रेसी हो जहां पे सब लोगों को राइट्स मिले। तब भी वहां पर उन्हीं मेन के पास वोटिंग राइट था जिनके पास प्रॉपर्टी थी। सिर्फ थोड़े ही टाइम के लिए जैकोबिन्स के रूल में एडल्ट मेल्स को वोटिंग का राइट मिला था। लेकिन नेपोलियन कोड, जिसके बारे में हम मॉड्यूल 5 में पढ़ ही चुके हैं, उसकी वजह से सफरेज यानी वोटिंग राइट्स लिमिटेड हुए और विमेन को माइनर का स्टेटस दिया गया, जो कि पूरी तरह से अपने फादर्स या हस्बैंड्स पर डिपेंड हो गई। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लॉ के सामने इक्वालिटी होने से ये जरूरी नहीं था कि यूनिवर्सल सफरेज भी हो। फ्रेंड्स, पूरी 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में विमेन और वो मेन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो मूवमेंट चलाकर अपने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करते रहे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो इक्वालिटी लॉ के सामने इसकी बात जब होती है, इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सल सफरेज यानी वोटिंग का राइट भी सबको दिया जाए। तो ये तो हमने पॉलिटिकल स्फेयर की बात करी, जिसमें लिबरलिज्म का क्या मतलब है ये हमने समझा। अब अगर इकोनॉमिक स्फेयर की बात करें, मतलब हमने अभी जान लिया कि पॉलिटिकल स्फेयर में जो लिबरलिज्म का मतलब है वो क्या है। मतलब जो न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म की बात करती थी, यानी लिबरल नेशनलिज्म जो उन्होंने बोला था एक आइडिया, उसका मतलब पॉलिटिकली क्या था। तो हमने देखा कि लिबरलिज्म न्यू मिडिल क्लासेस के लिए फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल और इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, ये है मतलब। साथ ही पॉलिटिकली हमने देखा कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट हो, ऑटोक्रेसी का एंड हो, क्लेरिकल प्रिविलेजेस का एंड हो, एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बने सबके लिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। और फ्रेंड्स, साथ ही लिबरल्स ने किस चीज पे एम्फसाइज किया? इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, अगर अब इकोनॉमिक स्फेयर की बात करें तो लिबरलिज्म का मतलब था मार्केट्स की फ्रीडम और गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट पर जो स्टेट यानी जो गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया रेस्ट्रिक्शन था, जो बहुत ज्यादा रोक टोक थी, उनको खत्म करना। तो इकोनॉमिक स्फेयर में
लिबरलिज्म का क्या मतलब था? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड abolition of restrictions imposed by state on the movement of goods and capital. क्योंकि देखिए, जब इकोनॉमिक्स फेयर की बात कर रहे हैं तो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स बहुत जरूरी है। ट्रेड अच्छे से नहीं होगा अगर मार्केट्स को फ्रीडम नहीं मिलेगी। अगर गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट पे इतनी रेस्ट्रिक्शन होगी, रोक टोक होगी, तो इकोनॉमिकली लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे, ट्रेड अच्छे से नहीं हो पाएगा, ना ही लोगों का ग्रोथ होगा, तो लोग बंधे हुए रहेंगे। और लिबरलिज्म बात करता है फ्रीडम की, और इकोनॉमिक्स फेयर में लिबरलिज्म का मतलब था मार्केट्स की फ्रीडम और गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट पर जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनसे आजादी। फ्रेंड्स, 19th सेंचुरी के दौरान जो नई इमर्जिंग मिडिल क्लास थी, उनकी ये स्ट्रॉन्ग डिमांड थी। क्या थी डिमांड? बताइए, अभी बताया, मार्केट्स की फ्रीडम और abolition of restrictions imposed by state on the movement of goods and capital. तो चलिए इसको समझने के लिए 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रेंड्स, नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से कई सारे छोटे छोटे एरिया से 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन बना। कॉन्फेडरेशन यानी स्टेट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ज्वाइन होते हैं। तो इन 39 स्टेट्स में से हर स्टेट की अपनी करेंसी थी और अपने मेथड्स थे वेट्स और मेजर्स के। फ्रेंड्स, 1833 में एक मर्चेंट अगर हैम्सबर्ग से नरेमबर्ग जाता था अपने गुड्स बेचने के लिए, तो उसको 11 कस्टम्स बैरियर्स से गुजरना पड़ता था और हर एक को अबाउट 5% कस्टम्स ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। ये जो ड्यूटीज थी यानी जो टैक्स का अमाउंट था, वो ज्यादातर गुड्स के वेट या मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगाया जाता था। अब क्योंकि हर रीजन का अपना सिस्टम था वेट्स एंड मेजर्स का, तो कैलकुलेशन करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। मतलब एक रीजन में 1 मीटर की वैल्यू कुछ और दूसरे रीजन में कुछ और। तो फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ को LA में मेजर किया जाता था। जैसे मीटर एक यूनिट है, तो यहाँ पे क्लॉथ को LA में मेजर करा जाता था और LA की लेंथ हर रीजन में अलग थी। फ्रैंकफर्ट में खरीदे गए टेक्सटाइल मटेरियल का एक LA था 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, जबकि यही मटेरियल अगर मेंस में खरीदा जाता तो 55.1 सेंटीमीटर क्लॉथ मिलता। मतलब इस एग्जाम्पल से ये क्लियर है कि एक रीजन में एक वेट या एक मेजर अलग उसका वैल्यू हुआ करता था और दूसरे रीजन में बिल्कुल अलग हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो कंडीशंस थी जहाँ यूनिफॉर्मिटी थी ही नहीं, कुछ एक जैसा नहीं था, सब अलग अलग था, इस कंडीशन ने इकोनॉमिक एक्सचेंज को काफी डिफिकल्ट बनाया हुआ था। मतलब अगर मैं 1 मीटर कपड़ा खरीदती हूँ एक रीजन में, उसका दाम अलग है, और मैं अगर दूसरे रीजन में जाके 1 मीटर कपड़ा खरीदती हूँ उसका दाम अलग है, तो सोचिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अगर लोग ट्रेड करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे इजीली। इकोनॉमिक एक्सचेंज काफी डिफिकल्ट बन गया था इस यूनिफॉर्मिटी ना होने की वजह से। तो फ्रेंड्स, जो नई कमर्शियल क्लासेस थी, इन कंडीशंस को इकोनॉमिक एक्सचेंज और ग्रोथ में ऑब्स्टेकल यानी हिंड्रेंस मान रही थी। ऑब्वियस सी बात है, कमर्शियल क्लासेस तो मार्केट्स पे डिपेंडेंट थी बिल्कुल, तो अगर इकोनॉमिक एक्सचेंज प्रॉपर्ली नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे होगा सभी का। तो बेसिकली जो नई कमर्शियल क्लासेस थी वो इन कंडीशंस को इकोनॉमिक एक्सचेंज और ग्रोथ में ऑब्स्टेकल मान रही थी, और इसीलिए वो एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाने के लिए आर्ग्यू कर रहे थे। यानी एक ऐसी यूनिफाइड टेरिटरी जिसमें गुड्स, पीपल और कैपिटल का मूवमेंट बिना किसी रुकावट के हो सके। तो क्या मांग कर रही थी ये नई कमर्शियल क्लास? बताइए। एक यूनिफाइड इकोनॉमिक
टेरिटरी की, मतलब जिसमें सारी चीजें एक समान हो, एक जैसे वेट्स, मेजर्स सब एक जैसा हो। यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी की मांग कर रहे थे लोग, जिसमें गुड्स, पीपल, पैसा यानी कैपिटल, सब चीजों का मूवमेंट बिना किसी रुकावट के हो सके। सारी टेरिटरीज आपस में जुड़ी हों, ट्रेड यूनियंस हों जिसमें इजीनेस हो ट्रेड करने की, पैसा कमाने की। तो ये था इकोनॉमिक्स फेयर में लिबरलिज्म का मतलब न्यू मिडिल क्लास के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि लिबरलिज्म का जो मतलब था लोगों के लिए यूरोप में वो क्या था। जो न्यू मिडिल क्लास नेशनल यूनिटी की बात कर रही थी, लिबरल नेशनलिज्म की बात कर रही थी, तो उसका मतलब क्या था पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, दोनों तरह हमने आज जाना। क्योंकि देखिए, लिबरल नेशनलिज्म एक ऐसा टर्म है जिसमें नेशनलिज्म आपको पता है और लिबरलिज्म का अलग अलग मीनिंग है लोगों के लिए, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। तो जब ये सब चीज फुलफिल होंगी तभी लिबरलिज्म होगा और तभी नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी। जब पॉलिटिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, ऑटोक्रेसी का एंड होगा, और इकोनॉमिकली बात करें तो मार्केट्स में फ्रीडम होगी, कैपिटल गुड्स का मूवमेंट जो रेस्ट्रिक्शन है वो हट जाएंगी, इजी फ्लो होगा सबका, तभी इन ट्रू सेंस लिबरल नेशनलिज्म होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात करी कि किस तरह की कंडीशंस थी, लोगों की क्या डिमांड्स थी। अब इन डिफिकल्टीज को खत्म करने के लिए क्या क्या किया गया, ये हम नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे। तो हमने इस मॉड्यूल में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि नए मिडिल क्लासेस के लिए लिबरलिज्म का मतलब था इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम और लॉ के सामने सबके लिए इक्वालिटी। पॉलिटिकली लिबरलिज्म एक ऐसी गवर्नमेंट को एम्फसाइज करता था जो कंसेंट से बनी हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से लिबरलिज्म का मतलब था ऑटोक्रेसी का एंड और साथ ही क्लर्जी के प्रिविलेजेस का एंड। इसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट के थ्रू रूल करे, ये भी लिबरलिज्म का मतलब था। लेकिन फ्रेंड्स, लॉ के सामने इक्वालिटी होने से ये जरूरी नहीं था कि यूनिवर्सल सफरेज भी मिले। पूरे 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में विमेन और वो मेन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करते रहे। अगर इकोनॉमिक्स फेयर की बात करें तो इकोनॉमिक्स फेयर में लिबरलिज्म का मतलब था मार्केट्स की फ्रीडम और गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट पर जो स्टेट द्वारा लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस थे उनको खत्म करना। साथ ही जो नई कमर्शियल क्लासेस थी, उन्होंने ऐसी कंडीशन को, ये जो रोक टोक थी, वेट्स और मेजर्स सही नहीं थे, उनको ये सारी कंडीशन ऑब्स्टेकल लगे, बैरियर लगे, किस चीज में? इकोनॉमिक एक्सचेंज में और ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में। साथ ही उन्होंने मांग की, डिमांड करी यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी के क्रिएशन की, जहां पर लोगों का, कैपिटल का, गुड्स का मूवमेंट बिना किसी रोक टोक के हो सके। So, let us revise once again. So friends, liberalism for new middle classes meant freedom for the individual and equality of all before the law. Politically, it meant a government by consent. Since the French Revolution, it meant end of autocracy and privileges of clergy, a constitution and representative government through parliament. But equality before the law did not necessarily give universal suffrage. Friends, women and non-propertied men demanded equal political rights throughout the 19th and early 20th centuries. If we talk about economic sphere, so friends, in economic sphere, liberalism meant freedom of markets and abolition of restrictions imposed by state on the movement of goods and capital. Basically, new commercial classes considered such conditions like no uniformity in weights and measures as obstacles to economic exchange and growth,
and argued for creation of a unified economic territory. So friends, ये था हमारा आज का मॉड्यूल. तो चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं.